बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 14 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे। आज आपसे गुफ्तगू करते हैं जनाब। गुफ्तगू ये है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क कहना पड़ता है, और क्योंकि उसने आज तक दुश्मनी निभाई है, दोस्ती उसने निभाने की कोशिश नहीं की, इसलिए दुश्मन मुल्क कहना पड़ता है। वहाँ पर जनाब सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है और लगता यह है कि इंडिया के दिन काफ़ी बुरे आए हुए हैं। इंडिया के मोदी सरकार के, बीजेपी के, आरएसएस के, अजीत डोभाल के, इन सब के काफ़ी बुरे दिन आए हुए हैं। इनका सितारा गर्दिश में है, और सितारा इसलिए गर्दिश में है कि इनका जो एक है इंतहा पसंदी वाला नज़रिया, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। और जब उन्होंने सारों को ही एक लाठी से हाँकना शुरू किया, तो अब वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। नंबर 1 मकबूजा कश्मीर, कश्मीरियों को चैलेंज किया। अभी उनके ज़ख्म मनमल नहीं हुए थे मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उनके लिए कानून साजी कर दी। वो अभी नहीं हुआ था, सिखों को टीका लगा दिया, जो कि एक अहम तरीन वहाँ की मिनॉरिटी है, और उनको मिनॉरिटी के तौर पर वो डील करते हैं, और उनको टीका लगा दिया। और सूरत हाल कैसे ख़राब हुई मैं आपको बताता हूँ। और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो हैं, अब सरकारी मुलाजमीन जो हैं, वो अब सिखों की तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। और जो सिखों का मुतालबा है, 2020 का अहम तरीन मुतालबा था कि खालिस्तान के बारे में रेफरेंडम करवाया जाए, वो बड़ा तगड़ा होता जा रहा है जनाब। कि खालिस्तान, उनका मुतालबा है कि हम खालिस्तान अलग वतन चाहते हैं, और अलग वतन के लिए वो रेफरेंडम का मुतालबा कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब रेफरेंडम कराएं, प्लेबिसाइट करवाएं, लोगों से उनकी राय पूछें, तमाम सिख कौन से उनसे पूछें कि उनके हरियाणा है, उनका उत्तर प्रदेश है, उनका ये चंडीगढ़, पंजाब है, यानी कि 3 सूबे, मशरकी पंजाब जो होता था उसके 3 सूबे बनाए थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल में कत्लेआम के बाद। तो वो ये कहते हैं, और फिर को 3 करोड़ के करीब इनकी आबादी है टोटल, और 3 करोड़ का एक पूरी वो कहते हैं रियासत हमें चाहिए। और उसके लिए वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में प्लेबिसाइट, जहाँ जहाँ तनाज़ात हैं, प्लेबिसाइट करवाए गए, इस्तिस्बाब राय, उनसे रायशुमारी करवाई गई, रेफरेंडम करवाए गए। तो हमसे पूछें, अगर उन्होंने कहा कि रेफरेंडम, ब्रेग्जिट के लिए रेफरेंडम हो सकता है कि बरतानिया ने यूरोप के साथ रहना या नहीं रहना, तो उस पर हमारा क्यों नहीं हो सकता। अगर एक और जेन से निकल गया, रियासत बननी थी, वो रियासत बनाई, इंडोनेशिया से अलग की, तो वो अगर रियासत बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो वो इस तहरीक को आगे लेके बढ़ रहे हैं, और उनकी ये तहरीक जोर पकड़ रही है। इसी दौरान मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि वाकई हिंदू जो है वो सिख को एक मिनॉरिटी के तौर पर देख रहा है, उसका मुआशी कत्ल कर रहा है। और ये किसान तहरीक जो है वह मुल्क भर में, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, और उसमें पूरी हिंदुस्तान में बसने वाले किसान जो हैं उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है, दिल्ली में आने का फैसला किया है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त फसादात हैं, और फौज वहाँ पे मौजूद है, इंडियन आर्मी, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सैकड़ों हज़ारों लोगों को रोजाना गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ये तहरीक दबने का नाम नहीं ले रही। और इसमें एहतजाज जो है, इसमें जब कल फिर मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया गया है, और उसमें पूरे मुल्क के किसान पहिया जाम करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में करेंगे पहिया जाम, ट्रेन का भी, बस का भी, और हड़ताल भी। ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। और मुख्तलिफ रियासतों से जो काश्तकार हैं ना, वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं, ताज़ा तरीन, और 18 रोज़ हो चुके हैं, और आज 19वां रोज़ इसका शुरू है जनाब। और तमाम तर एहतजाज के बाद अभी तक वो मोदी सरकार जो है, जाहिर है जी, वो उनको एक नशा चढ़ा हुआ है इंतहा पसंदी का, मजहबी जमहूरियत का, और उस पर है कि हम मजीद सख्त करेंगे। लेकिन सूरत क्या है कि उत्तर प्रदेश, जिला गौतम नगर, रियासत हरियाणा, जिला अम्बाला, करनाल, टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया, और गाड़ियों को बगैर फीस जाने दिया गया, और किसान जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई टोल टैक्स नहीं दे रहे। कांग्रेसी रहनुमा जो हैं राहुल गांधी, वो भी जनाब किसानों के साथ आ गए, यानी वहाँ की अपोजिशन भी किसानों के साथ आ गई है। और सूरत हाल ये है कि बीजेपी के रहनुमा जो हैं वो घरों में महबूस होकर रह गए हैं, क्योंकि अब किसान जो हैं वो वहाँ तक, उनके घरों तक पहुँच गए हैं, और जो जो बोलता है वो जनाब उसी के घर पहुँच के उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। डेडलॉक हो चुका है नए ज़राए कवानीन पे। और ये क्या कवानीन है, सिंपल एक सादा सा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किसानों को, खास तौर पे सिखों को दबाने के लिए एक है कि उनका मुआशी कत्ल किया जाए, उनकी मुआशी आज़ादी छीनी जाए, और उनके जो अजनास हैं, उनका अनाज है, वो बराह रास्त मंडी में ना बेच सकें, बल्कि वो कारपोरेट सेक्टर पाबंद होगा, उन्हीं को उन्होंने बेचना है, इसके अलावा वो किसी को बेच नहीं सकते। 30 गिरोह अब तक इसकी मुखालफत कर चुके हैं। मुत्तहिदा किसान एहतजाज इस पे सरगर्म अमल है, और अब जो कि मशरकी पंजाब से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब ये पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। अब अगली बात यह है कि हुकूमत हुक्म दिया जा रहा है कि इनको जनाब इस पर गोली चलाएं, और इनको बज़ोर कुव्वत इनको क्रैश करें। तो वो क्रैश नहीं किया जा रहा, बल्कि DIG रैंक के ऑफिसर, DIG ऑफिसर, पुलिस के DIG, उन्होंने एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं किसानों पे ना तो गोली चलाऊंगा, ना ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जनाब मेरा इस्तीफा है। और ये सिख ऑफिसर है जनाब DIG, और इनका नाम भी है जनाब कैप्टन रिटायर्ड लखविंदर सिंह जाखड़। ये हैं, ये DIG हैं, और जेल खाना जात के इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा दिया है किसानों के साथ सॉलिडारिटी करते हुए। और ये ध्यान में रखिए कि ये कैप्टन रिटायर्ड है, यानी कि ये इंडियन आर्मी से सिविल सर्विस में आए हैं,
और जो मैं बात आपको कहता होता हूँ कि बताता हूँ कि अब जो नया हिंदुत्व का नज़रिया है, जो इंतखाब संधि पर मुश्तमिल है, मजहबी जमहूरियत पर मुश्तमिल है, उसमें यह है कि इंडियन स्टैब्लिशमेंट में, हुकूमती मशीनरी में सिर्फ हिंदू होंगे, सिर्फ हिंदू। नीचे सिपाही सिपाही जो हैं वो ठीक है जी, क्लरिकल स्टाफ, यहाँ पे वो मिनॉरिटीज़ को लेके आएंगे, सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलित आ जाएँ, लेकिन जो अच्छी पोस्ट हैं, आला होते हैं, जहाँ पे कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे सिर्फ वो हिंदुओं को लेके आएंगे। तो ये कैप्टन रिटायर्ड हैं और लखविंदर सिंह ये जनाब इस्तीफा दिया है, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है। फिर एक और इंडिया की मुसीबत है जी, और आपको पता है कि इस तहरीक को सपोर्ट सारे कर रहे हैं। लंदन ग्लासगो में सिखों ने जनाब एहतजाज किया, और ग्लासगो में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, कनाडा टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, ब्रसल्स में और जर्मन में, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में ये एहतजाज कर रहे हैं। और प्रेशर आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट पे कि जनाब इसको हैंडल करें और इसको देखें। अब एक और मुसीबत की आन पड़ी है, वो जो फेक अकाउंट्स बनाए थे, जो एनजीओ और वो सारा स्कैंडल जो है डिसइंफो लैब वाला, उसमें अब यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने इंडिया के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इंडिया के खिलाफ तहकीकात का हुक्म यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने कहा, और उन्होंने कहा है कि ये इतना अर्सा बेवकूफ़ बनाते रहे और ये बदनाम करते रहे, और सारे का सारा जालसाजी पे मुश्तमिल था, और 15 साल से ये काम कर रहे थे, लिहाजा तहकीकात की जाए। ये एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। अब ज़रा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ कि न सिर्फ ये, बल्कि मोदी के दोस्त जो हैं जी, वो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो वाशिंगटन भी इस वक्त फसादात की लपेट में है, वहाँ भी फसादात फूटे हुए हैं, और जो बाइडन और ट्रंप सदारती इलेक्शन, ये अभी तक तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हामी और मुखालफिन के दरमियान झड़पें हो रही हैं और आए दिन हो रही हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि चाकू छुरियाँ चल रही हैं वहाँ पे, और एक दूसरे के हामियों को ज़ख्मी किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। तो ये पूरे दिन नहीं, बल्कि ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया जनाब ये एहतजाज, और चाकू छुरियों से हमले से मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं, और सूरत हाल जो कि तू हैं। और मामला वही है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इलेक्शन नतीजे तस्लीम नहीं कर रहे, और वही भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक भी, यानी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे भी मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पे अदलिया को अंडर प्रेशर किया जा रहा है, इंतखाबी नतीजे को कलअदम करार देने का मुतालबा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अपीलें मुस्तरद हो रही हैं, और जैसे ही अपीलें मुस्तरद होती हैं तो वहाँ पे ट्रंप के हामी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में होते हैं, और वो वहाँ पे एहतजाज शुरू कर देते हैं। लिहाजा सूरत हाल ये हो गई है कि लॉलेसनेस की और इंतशार की, कि सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त की समाअत ही उन्होंने इनकार कर दिया। अब जजेस जो हैं वो सुन ही नहीं रहे, इस डर के पेश नज़र कि अगर हमने फैसला किसी के भी हक में दिया, जो बाइडन के हक में दिया या प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में दिया, तो उसके नतीजे में उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। तो ये है हालात व वाक़यात। अब एक और भी, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि फ्रांस में भी कुछ इसी तरह का, तीसरे जो इनके दोस्त हैं, इनके साथी थे, वो थे फ्रांस के मैक्रोन। वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, पेरिस में भी और फ्रांस में भी, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों को की ज़िंदगी जो है वो अजीरन की जा रही है जनाब, और वहाँ पे मुसलमान जो हैं उनके लिए ऐसी कानून साजी की जा रही है कि उनका जीना जो है वो दोभर हो गया है। कानून साजी के ज़रिए मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और उनके सियासी हकूक़, उनके इंसानी हकूक़, वो दबाने की कोशिश की जा रही है। एक और छोटी सी खबर मैं आपको दे दूँ जनाब। खबर ये है कि उसामा बिन लादेन के साबिक तर्जुमान अमरीका में कैद थे, और आदिल अब्दुल बारी उनका नाम था, और उनको अमरीका ने रिहा कर दिया है और वो बरतानिया पहुँच गए हैं। उसामा बिन लादेन के साबिक तर्जुमान अब्दुल बारी को रिहा कर दिया गया है, और वो अदालत ने उनको रिहा कर दिया, और वो पहुंच गए हैं जनाब बरतानिया। और जो अरब मीडिया है उसके अकॉर्डिंगली ये जनाब इनको रिहा किया गया है कि वो मोटापे और दमे का शिकार थे और कोरोना होने का ख़तरा था, इसलिए जनाब उनको रिहा किया गया है। ये 1999 में कीनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारतखानों पर हमलों की साजिश के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी सफारतखानों पर हमले 1998 को हुए थे, जिनमें 224 लाख और 5 लाख ज़ख्मी हुए थे। तो इतना बड़ा अगर इल्ज़ाम वाकई इन पर था तो इनको रिहा कैसे किया गया? तो बात आप समझ जाएँ कि जिस तरफ हम पे इल्ज़ाम आता है तो जब उनके मफादात होते हैं तो फिर इसी तरह ही है कि उनको फिर रिहा भी कर दिया जाता है। तो ये थी छोटी छोटी खबरें, मैंने आपसे शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।